My dear students, today I shall discuss main features of UP Revenue Code 2006. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की प्रमुख विशेषताएं। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 की बहुत सी विशेषताएं हैं। उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं मैं डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, रिपीलिंग ऑफ अनयूजुअल लेजिस्लेशंस, अनुपयोगी विधानों का निरसन। यूपी रेवेन्यू कोड उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट तथा लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 सहित 39 ऐसे एक्ट, जिसमें 32 यूपी की से रिलेटेड है, 7 जो है उत्तराखंड से रिलेटेड है, 39 एक्ट रिपील करती है। ये सेक्शन 230 की सब सेक्शन 1 में प्राविजन है, जिसमें कहा गया है फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड अधिनियम निरसित किए जाते हैं, रिपील किए जाते हैं। तो मेन जो है यूपीजेडए एक्ट और दूसरा जो है लैंड रेवेन्यू कोड, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 सहित जो है 39 एक्ट है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकली डिवीजन ऑफ मिन जुमला, फिजिकल डिवीजन ऑफ मिन जुमला, MINJUMALA, मिन जुमला। नया वर्ड लग रहा होगा। मिन जुमला का अर्थ होता है, मीनिंग होता है मिला जुला नंबर, मिक्स नंबर। यानी एक नंबर में गाटे में खेतों के नंबर होते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड होते हैं, सबके नंबर जो होते हैं 220, 230, 240 इस तरीके से, है ना। कोई न कोई 231, 232 नंबर दिए होते हैं। तो एक गाटे में या एक नंबर में जब कई लोगों का शेयर हो तो उस गाटे को मिनजुमला नंबर कहते हैं। जैसे एक खेत है जिसमें सपोज कीजिए 5 लोगों का शेयर है, तो ये नंबर क्या हुआ है, मिनजुमला नंबर है। और ये जो है मिला जुला नंबर है, कई लोगों का नंबर है, कई लोगों के खेत इसमें है, तो इसको कहते हैं मिन जुमला नंबर। समझ में कुछ बात आई? जिस खेत में या जिस नंबर में कई लोगों का शेयर हो उसे कहेंगे मिन जुमला नंबर। तो ये जो है किसी खसरा संख्या के एक पार्ट को निरूपित करने के लिए, दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए उस नंबर में मिन जुमला नंबर जो है, मिन जुमला संख्या का जो है उसको मिन जुमला नंबर यूज किया जाता है। धारा सेक्शन 30 की सब सेक्शन 2 ये प्रावधान करती है कि मिन जुमला नंबर का डिवीजन फिजिकल किया जाएगा। धारा 30 की सब धारा 2, है ना। बात कुछ क्लियर हुई? दूसरे उसमें कि ऐसा कोई खेत या नंबर जिसमें कई लोगों का शेयर हो, हिस्सा हो, उसको मिन जुमला नंबर कहते हैं। और खसरा संख्या, खसरा के तो नियम आगे बताएंगे। खसरा होता है खसरा संख्या के एक पार्ट को दर्शाने के, दिखाने के लिए
उस खसरा नंबर में मिन जुमला वर्ड यूज किया जाएगा। जैसे कोई खेत है उसमें उस खसरा संख्या में मिन जुमला 1, मिन जुमला फला, मिन जुमला, इस तरीके से मिन जुमला वर्ड यूज होगा उसके लिए, जिसमें कई लोग होंगे। सेक्शन 30 की सब सेक्शन 2 ये कहती है कि मिन जुमला नंबर का भौतिक विभाजन किया जाएगा। भौतिक विभाजन का मतलब जो है फिजिकल जो है डिवीजन किया जाएगा। सेक्शन 30 की सब सेक्शन 2 ये प्रावधान करती है। सेक्शन 30 की सब सेक्शन 2 इस तरीके से है, The min jumla number shall be divided physically in the manner prescribed and revenue records including map and khasra shall be corrected accordingly। ये प्रावधान है। फिर तीसरी विशेषता है डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर ऑफ को टेन्योर होल्डर एंड अपडेटिंग ऑफ खतौनी। अंशधारक के हिस्से का निर्धारण एवं खतौनी को अपडेट करना। पहले जनरली अपडेट नहीं रहती थी खतौनी, अब भी प्राविजन है, पता नहीं लेखपाल करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। जो को टेन्योर होल्डर के शेयर हैं, शेयर जो होते, जो हिस्सा होता है अनडिवाइडेड होता है, तो डिवीजन के लिए, बंटवारे के लिए, पार्टीशन के लिए मुकदमे बहुत आते हैं। तो इसीलिए जो है बात कुछ क्लियर हुई, क्योंकि जो कोर टेन्योर होल्डर होते हैं, ये खेत में कई लोगों का हिस्सा होता है, तो अनडिवाइडेड होता है ना। तो इससे मुकदमे बढ़ते हैं कि हमारा एक भाई कहता है हम इधर लेंगे, दूसरा भी कहता हम उधर लेंगे, तो जो है इससे जो है मुकदमे बढ़ते हैं। इसीलिए सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 को टेन्योर होल्डर के शेयर्स को निर्धारित करना, डिटरमिन करना कंपलसरी डिक्लेयर करती है। सेक्शन 31 की उपधारा 2 एक प्रावधान करती है कि हर सह खातेदार का जो शेयर है वो डिटरमिन करना कंपलसरी है। सेक्शन 28 इस बारे में जो प्रावधान करती है वो इस तरीके से है, नो ऑर्डर मेड अंडर दिस चैप्टर shall debar any person from establishing such right of easement or customary right as may be claimed by civil suit। इसमें रूल जो है 28 कहता है कि परिषद जो है सामान्य या विशेष आदेश, परिषद मतलब रेवेन्यू बोर्ड, कलेक्टर को ये डायरेक्ट कर सकेगा कि खतौनी के खातों में प्रत्येक को टेन्योर होल्डर का शेयर डिटरमिन किया जाए और तत्पश्चात रेवेन्यू रिकॉर्ड अमेंड किए जाए, करेक्ट किए जाए। जब इस तरीके का ऑर्डर होगा तो कलेक्टर इस नियम में इसके बाद दी गई रीति से सह खातेदारों के हिस्से का निर्धारण करेगा। लेखपाल संबंधित को टेन्योर होल्डर और ग्राम राजस्व विलेज रेवेन्यू कमेटी के कंसल्ट से प्रत्येक सह खातेदार का हिस्सा प्रारंभिक रूप से निर्धारित करेगा। हिस्से के निर्धारण में जो प्रिंसिपल लेट डाउन क्या किए गए हैं, यदि जोत पैतृक है तो प्रत्येक सह खातेदार का हिस्सा उत्तराधिकार विधि के अनुसार वंश वृक्ष के अनुरूप अथवा पारिवारिक बंदोबस्त यदि कोई हो के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यदि पैतृक है ना, यदि सह खातेदार के नाम अर्जन और वसीयत के आधार पर लिखित है तो हिस्से का निर्धारण संबंधित डीड में विषय वस्तु के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। यदि किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा हिस्सा तय किया गया है तो उसको उसी हिसाब से इंटर किया जाएगा। तो इसमें जो है काफी 9 नियम दिए हुए हैं सेक्शन रूल 28 में, इनको आप पढ़ लीजिएगा। तो कहने का मतलब तीसरी विशेषता क्या है, जो को टेन्योर होल्डर हैं उनके शेयर का डिवीजन कर दिया जाएगा, निर्धारण कर दिया जाएगा और खतौनी को अपडेट रखा जाएगा। 31(1) में है सेक्शन 31 की सब सेक्शन 1 में। फिर है रेवेन्यू
प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर जुडिशियल, राजस्व अधिकारियों यानी न्यायिक की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। पहले ये नहीं थे, पुराने उसमें नहीं थे, नए पद सृजित किए गए हैं और जिससे लोगों को जल्दी भर्ती हुई तो उनको प्रमोशन भी जल्दी दे दिया गया है। तो इसमें जो है रेवेन्यू जो है डिस्प्यूट्स के शीघ्र निस्तारण के लिए, इमीडिएट डिस्पोजल के लिए रेवेन्यू कोड कुछ राजस्व अधिकारी जो थे उनको न्यायिक भी जो है डिजिग्नेट कर दिया है। कौन कौन से? एडिशनल कमिश्नर जुडिशियल, एडिशनल कलेक्टर जुडिशियल, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर जुडिशियल, तहसीलदार जुडिशियल। तो 4 अधिकारी जो रेवेन्यू के थे, तहसीलदार रेवेन्यू, डिप्टी कलेक्टर रेवेन्यू, एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल कमिश्नर, इन सबको जुडिशियल दे बना दिया गया है, जुडिशियल भी बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, बात कुछ क्लियर हुई? नए जो है न्यायिक अधिकारी राजस्व अधिकारी थे जिन्होंने न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया गया है कोर्ट में। नेक्स्ट है प्रोविजन रिगार्डिंग लेटिंग ऑफ लैंड। यूपीजेड एक्ट में लेटिंग ऑफ लैंड पर पूरी तरह रिस्ट्रिक्शन था। कुछ वो थे एक्सेप्शन थे 156 157 में, वही लोग दे सकते थे। लगभग जो है कोड में भी यही किया गया। रेवेन्यू कोड जब मूल बना ओरिजिनल था, डिसेबल्ड पर्सन, किसी देवता, किसी वक्त को 35 वर्ष से 35 ईयर से कम स्टूडेंट्स को, तीनों सेनाओं में सेवारत व्यक्ति की पत्नी और पति को, सांसद या विधायक इत्यादि को भूमि लीज पर देने का अधिकार दिया गया था, केवल इन्हीं लोगों को, इसके अलावा नहीं था। परंतु रेवेन्यू अमेंडमेंट पहले जो है ऑर्डिनेंस आया, अब एक्ट बन गया है, 10 मार्च 2019 से प्रभावी है, नया अमेंडमेंट है, द्वारा भूमिधर को अपनी भूमि खेती करने, सोलर एनर्जी प्लांट लगाने के लिए किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, भागीदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी को या लिमिटेड लायबिलिटी फर्म को भूमि को लीज पर देने का अधिकार दिया गया है। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति भूमि को लीज पर दे सकता है। ये सेक्शन 10 मार्च 2019 को अमेंड की गई है, 95 सेक्शन थी और इसमें ये जो है अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, बात कुछ क्लियर हुई कि रेवेन्यू कोड में लीज पर लैंड देने का राइट दिया गया है। अब वो जो सोलर एनर्जी के लिए 30 इयर्स के लिए है, निजी उसके लिए अधिकतम 15 साल के लिए एक बार में दिया जा सकता है, बाद में रिन्यूअल हो सकता है। फिर है विद द परमिशन, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है विद द परमिशन ऑफ कलेक्टर ट्रांसफर बाय भूमिधर बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। ये बहुत बड़ी विशेषता है। सेक्शन 98 में प्रावधान किया गया है कि पहले बहुत सीमित ये अधिकार था, ओरिजिनल यूपीजेड एक्ट में था ही नहीं, बाद में सेक्शन 157A जोड़ी गई थी, उसमें प्रावधान किया गया था, सीमित अधिकार दिया गया था। 98 में काफी कुछ जो है डिटेल राइट दिया गया है। कुछ सर्कमस्टांसेज हैं जिनके आधार पर कलेक्टर की परमिशन से जो है कोई भी व्यक्ति नॉन एससी के को भी जो है व्यक्ति अपनी जो है एससी का टेन्योर होल्डर नॉन एससी को भी बेच सकता है, दान कर सकता है, मार्गेज कर सकता है, लीज कर सकता है। इन तरीकों से वो ट्रांसफर कर सकता है। परमिशन के लिए जो है जो एप्लीकेंट होगा वो शेड्यूल कास्ट का होगा। कब हो सकता है? जब वो लावारिस हो, यानी कोई सक्सेसर उसके जीवित न हो, या जो है नौकरी, ट्रेड, व्यवसाय, बिजनेस, कारोबार करने के लिए किसी दूसरे जिले या प्रदेश में चला गया है, बस गया है, वो भी दे सकता है। या जो है उसके या परिवार के किसी सदस्य को कोई फैटल बीमारी हो गई है, घातक बीमारी हो गई है, जिसका इलाज कराने के लिए उसको अपनी जोत बेचना चाहता है, अपनी लैंड बेचना चाहता है,
या जो है अपनी जमीन कहीं जो है बेच करके कहीं दूसरी जमीन खरीदना चाहता है और उसके पास 1.26 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो और ट्रांसफर के बाद 1.26 हेक्टेयर भूमि उसके पास रह जाती है। ये आधार जो है यूपीजेड एक्ट में भी था। और जो है ये जोड़े गए ऊपर जो हमने बताया कि लावारिस हो, नौकरी व्यापार ट्रेड के लिए जो है कहीं दूसरे जिले में रहना चला गया हो, फैटल बीमारी हो गई हो या कहीं और लैंड अपनी बेच करके ओरिजिनल लैंड खरीदना चाहता है। नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेक्शन 108 और 1010 अमेंड की गई है और इंक्लूजन ऑफ गवर्नमेंट लेसी इन सक्सेशन। सरकारी पट्टेदार एक नई कैटेगरी आई थी गवर्नमेंट लेसी की 1986 में यूपीजेड एक्ट में। इसके लिए जो है कोई प्राविजन विशेष नहीं था। 133A जोड़ी गई थी। सक्सेशन में इसका नाम ही नहीं था कि ये सरकारी पट्टेदार की डेथ होती है तो उत्तराधिकारी कौन होता है, इसके बारे में कोई प्राविजन नहीं था। रेवेन्यू कोड की जो है सेक्शन 108, 110, 110 सरकारी गवर्नमेंट लेसी के जो है सक्सेशन के बारे में प्राविजन करती है। नेक्स्ट है प्राविजन रिगार्डिंग पास्टुमस सन। ये भी जो है सेक्शन में प्राविजन नहीं था। गर्भस्थ पुत्र के बारे में प्राविजन हालांकि कोर्ट के डिसीजन थे जिसमें जो है पास्टुमस सन में को जो है सक्सेशन दिलाया गया था, लेकिन सेक्शन में प्राविजन नहीं था। पास्टुमस सन या गर्भस्थ पुत्र का मतलब होता है मरणोपरांत पुत्र। ऐसे पुत्र को कहते हैं जो पिता की डेथ के समय प्रेगनेंसी में था और डेथ के बाद वो पैदा हुआ है। तो ऐसे सन को उत्तराधिकार के प्रयोजन के लिए पुत्र माना जाए अथवा नहीं, यूपीजेड एक्ट में कोई प्रावधान नहीं था। रामजस वर्सेस रेवेन्यू बोर्ड के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे सन को उत्तराधिकार के प्रयोजन के लिए पुत्र नहीं माना था, परंतु बाद में रामदयाल बनाम भीमसेन व बालकृष्ण बनाम घमंडी के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिता की मृत्यु के 280 दिन के अंदर पैदा होने वाला पुत्र को पुत्र माना। सेक्शन 114 रेवेन्यू कोड धारा 114 का क्लास ए पास्टुमस सन को उत्तराधिकार के प्रयोजन के लिए सन डिक्लेयर कर जो है घोषित करता है, बशर्ते जो है 280 दिन की अवधि का प्रतिबंध है। ये सेक्शन इस तरीके से है कि 114 का ए, इफ अ भूमिधर असामी आर गवर्नमेंट लेसी, ये अमेंड की गई थी अभी 2016 में, ओरिजिनल 2006 में नहीं था। डाइज इन टेस्टेट and at the time of his death a child was in womb who was subsequently born alive, then such child shall have the same right to inherit as if he or she had been born before the death of such bhumidhar asami or government lessee, and the inheritance shall be deemed to vest in such a case with effect from the date of death of such bhumidhar asami or government lessee। इसमें जो है ये प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार वसीयत के बिना जब डेथ हो गई है और डेथ के समय वो प्रेगनेंसी में था बच्चा और जीवित पैदा हुआ है, तो बच्चे को उत्तराधिकार का अधिकार होगा मानो ऐसा भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु के पहले पैदा हुआ लड़का। और ऐसे मामले में उत्तराधिकार ऐसे भूमिधर असामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु के दिनांक से निहित समझा जाएगा। अभी जो है
31 अगस्त को नई सेक्शन जोड़ी गई है, अमेंड की गई है। इसमें जो है थर्ड जेंडर जो है को इंक्लूड किया गया है। थर्ड जेंडर जो है इंक्लूड तो किया गया है, लेकिन यहां पर शायद अमेंड करने वाले लोग या विधायक ये भूल गए हैं कि 114 में भी जो है ही सी, क्लास ए में ही सी और थर्ड जेंडर जोड़ना होगा। यहाँ गलती से जो है अभी शायद वो भूल गए हैं। यहाँ भी थर्ड जेंडर को भी राइट जो दिया गया है, तो थर्ड जेंडर यदि पैदा होता है 280 दिन के अंदर, तो उसको भी सन माना जाना चाहिए। नेक्स्ट है हत्यारे या दुष्प्रेरक का उत्तराधिकार के अयोग्य हो जाना। मर्डरर आर अबेटर shall be disqualified from inheriting the holding. रेवेन्यू कोड लागू होने के पहले टेनोर होल्डर की डेथ पर उसके उत्तराधिकारी का निर्धारण अधिनियम की धारा 171, 72, 174, 175 में जो प्रेफरेंस ऑर्डर था उसके अनुसार होता था। इसका रिजल्ट ये होता था कि यदि कोई व्यक्ति प्रेफरेंस ऑर्डर में पहले है दूसरे से, तो वो डिसीज्ड टेनोर होल्डर का उत्तराधिकारी होता था, भले ही उसने मृत खातेदार की हत्या कर दी हो, क्योंकि उत्तराधिकार विधि में हत्यारे को सक्सेशन से डिप्राइव नहीं किया गया था। फॉर एग्जाम्पल मान लिया एक टेन्योर होल्डर है और उसका लड़का उसकी हत्या कर देता था, क्योंकि लड़का उसका नंबर 1 पर होता था, भाई उसके बाद आता था, तो ऐसी स्थिति में सक्सेशन जो है उसके लड़के को ही होता था, भले ही उसने उसका मर्डर किया हुआ होता। इस पर जमुना प्रसाद रेवेन्यू बोर्ड का केस था 1973 का। बुद्धा, तेगा और नाथू 3 भाई थे, उनकी एक बहन कमला भी थी। तेगा अपनी विडो भागवती को छोड़कर मर गया। नाथू ने बुद्धा और बुद्धा की पत्नी दोनों को मार डाला, एक भाई को और एक भाई की अपनी पत्नी को। भाई की हत्या में नाथू को फांसी की सजा हो गई। बुद्धा को जमीन पर उसकी बहन जो है कमला इंटर्ड हो गई। कमला के मरने पर तेगा जो भाई था जिसको की विडो भागवती और नाथू के पुत्र जमुना जिसने मर्डर किया था उसके पुत्र जमुना दोनों ने दावा किया। अब वो जो है उसके वो मांग रहा था कि हमारे पिता का राइट था भाई के उसमें, इसलिए मुझको मिलना चाहिए जमुना को। डिसाइड हुआ कि जमुना और भागवती आधे आधे के ही इंटाइटल थे। न्यायालय का मत था कि उत्तराधिकार अधिनियम का निर्धारण करने में जो प्राविजन है उन पर विचार किया जाएगा, न्याय साम्य सर्वविवेक के आधार पर नहीं। लेकिन जो है सेक्शन 140 114 बी सी डी ये प्राविजन करती है कि जो है हमने सजेस्ट भी किया था अपनी बुक में कि जो है इन लोगों को डिप्राइव किया जाना चाहिए। उस सजेशन को मानते हुए सरकार ने जो है जो प्राविजन किया है इनको डिप्राइव कर दिया है। सी और डी में जो प्राविजन है, अ पर्सन हु कमिट्स मर्डर ऑफ ए भूमिधर असामी आर गवर्नमेंट लेसी आर अबेट्स द कमीशन ऑफ सच मर्डर shall be disqualified from inheriting the interest of the deceased in any holding। जो सी सेक्शन है उसमें जो है ये प्राविजन कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति हत्या कर देता है
या अबेटमेंट करता है हत्या के लिए, तो उसको जो है सक्सेशन से भले ही नंबर प्रेफरेंस ऑर्डर में नंबर 1 पर आ रहा हो, ऊपर आ रहा हो, वो डिप्राइव किया जाता है। फिर आगे है, इफ एनी पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम इनहेरिटिंग द इंटरेस्ट इन द होल्डिंग ऑफ एनी भूमिधर असामी और गवर्नमेंट लेसी अंडर क्लास सी, सच इंटरेस्ट शैल डिवॉल्व एज इफ डिस्क्वालिफाइड पर्सन हैड डाइड बिफोर द डेथ ऑफ सच भूमिधर असामी और गवर्नमेंट लेसी। यानी डिस्क्वालिफाइड पर्सन को, जिसको मारा है उसके पहले हुए मरा हुआ मान लेते हैं, तो सेक्शन डी में कहा गया है। नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, न्यू चैप्टर रिगार्डिंग गवर्नमेंट लेसी। गवर्नमेंट यूपीजेड एक्ट की सेक्शन 133A बाद में जोड़ी गई थी। 1986 में सेक्शन 129 में इसको इंक्लूड किया गया था टेन्योर होल्डर के रूप में, क्लास 4 में। रेवेन्यू कोड का चैप्टर 10 जो है गवर्नमेंट लेसी के बारे में डिटेल में प्रावधान करता है। इसमें जो है सेक्शन 147 से 152 तक में जो है गवर्नमेंट लेसी के बारे में प्रावधान है। फिर नेक्स्ट है, रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू बाय अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट और लॉकर ऑफ द डिफॉल्टर। बकायेदार के बैंक खाते या लाकर की कुर्के करके बकाया भू राजस्व की वसूली करना, ये जो है नया प्रावधान है, यूपीजेड एक्ट में नहीं था। रेवेन्यू कोड की सेक्शन 173 जो है बकाया मालगुजारी या रेवेन्यू को जो है लैंड रेवेन्यू की भांति वसूले जाने वाले लोन को वसूलने के लिए डिफॉल्टर के बैंक खाते और लाकर को कुर्क करने के बारे में प्रावधान करती है। नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, नो अरेस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन एंड डिफॉल्टर अनलेस द अमाउंट टू बी रिकवर्ड एक्सीड्स 50,000 रुपीज। वरिष्ठ नागरिकों एवं बकाया मालगुजारी की रकम 50,000 रुपये अधिक वसूल करने पर ही बकायादार की गिरफ्तारी, ये भी एक नया प्रावधान है। पहले तो चाहे जो अमाउंट होता था उसको गिरफ्तार किया जा सकता था बकायादार को। अब इन्होंने जो है सेक्शन 171 है, कुछ लोगों को लैंड रेवेन्यू वसूलने से जो है गिरफ्तार करने से छूट प्रदान करती है 173। 65 ईयर या उससे अधिक लोग जो है सीनियर सिटीजन हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सीपीसी की सेक्शन 133, 135, 135A के अधीन जो छूट प्राप्त व्यक्ति हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तीसरा, 50,000 रुपये से या उससे जो है कम बकायादार के लोग हैं उनको भी अरेस्ट नहीं किया जाएगा वसूल करने के लिए लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट है, चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स इनटू भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स। यूपीजेड एक्ट में 1995 में सेक्शन 131B ऐड की गई थी, जिसकी सब सेक्शन 2 में ये प्रावधान किया गया था। ये सब सेक्शन 2 13 जनवरी 1995 से लागू हुआ था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कोई भी नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिधर, जिससे नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिधर वे 10 वर्ष हो जाएंगे, उसे ट्रांसफरिंग राइट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। रेवेन्यू कोड की सेक्शन 76 सब सेक्शन 3 इस टाइम को जो 10 साल था वो 10 साल की जगह पर 5 वर्ष कर दिया गया है। अब क्या प्रावधान है, यदि कोई नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिधर होने की तिथि से 5 वर्ष तक बना रहता है नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिधर, तो आगे उसको ट्रांसफरिंग राइट बिना एक पैसा दिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इंक्लूजन ऑफ थर्ड जेंडर इन सक्सेशन। थर्ड जेंडर को
उत्तराधिकार में शामिल किया गया था सेक्शन 108 1010 सब में जो है प्रावधान कर दिया गया है कि ये उत्तराधिकार में इनको राइट मिलेगा। इसके अलावा जो है इन्हें जहां जहां भी प्रावधान था पुत्र का पुत्री का सक्सेशन में, सब जगह जो है इनको राइट दिया गया है। इसके अलावा जो है कुछ और भी सेक्शन में इनको प्रावधान राइट दिया गया है। एक 108 109 110 109 में कहा गया है कि जहां कहीं भी पुरुष शब्द आया है वहां थर्ड जेंडर बढ़ा जाएगा अपने आप। नेक्स्ट है प्राविजन फॉर फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस फॉर वीकर सेक्शन। कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा अवेलेबल कराने के बारे में प्रावधान किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट लीगल अथॉरिटी एक्ट 1987 टाइम टू टाइम जो अमेंडेड है के प्रावधान के अनुसार कोड या रूल्स के अधीन यूपी रेवेन्यू कोड और यूपी रेवेन्यू रूल्स के अधीन जो भी डिस्प्यूट्स मुकदमे के संबंध में समाज के वीकर सेक्शन को निःशुल्क फ्री लीगल एड उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान करती है। और इसके अलावा यह भी कहती है कि अधिक या इससे अधिक जो है डिस्क्वालिफिकेशन होने के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से डिप्राइव न हो जाए, इसके लिए लोक अदालतों का जो है मैनेज करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्राविजन फॉर स्पीडी एंड प्रॉम्प्ट जस्टिस टू टेन्योर होल्डर, ये बहुत अच्छा वो है कि सेक्शन 225A 225B एंड 225C में प्रावधान किया गया है, बाद में ऐड किए गए हैं। क्या किया गया है शीघ्र निस्तारण के लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन इन समरी प्रोसीडिंग्स 225A एंड रूल्स 192। ये कह रहे हैं कोड और रूल्स के अधीन कुछ कार्यवाहियां जो है संक्षिप्त कार्यवाहियां के संक्षिप्त उससे समरी प्रोसीडिंग से डिसाइड कर दी जाएंगी। जैसे सीमांकन की कार्यवाही है, धारा 24 है, अवरोध हटाने की धारा 26 है, रास्ते के अधिकार इजमेंट्री राइट है सेक्शन 25 है, मिन जुमला नंबर के फिजिकल डिवीजन से संबंधित कोई प्रोसीडिंग्स है, म्यूटेशन है, मैप ठीक कराना है, बहुत सी ऐसे ही जो है बहुत सी कार्यवाहियां जो दी हुई हैं सब सेक्शन सब रूल 2 ऑफ सेक्शन 192 में, ये जो है संक्षिप्त प्रोसीडिंग से डिसाइड की जा सकती है। इसके अलावा जो है स्टेट गवर्नमेंट या रेवेन्यू बोर्ड और भी जो है सूट जो है ये तो रूल्स में दिए हुए हैं, इसके अलावा भी जो है संक्षिप्त कार्यवाही के लिए घोषित कर सकते हैं दूसरी कार्यवाहियों को भी पावर दे दी गई आगे बढ़ाने के लिए। और संक्षिप्त कार्यवाही या समरी प्रोसीजर का जो प्राविजन है वो रेवेन्यू मैनुअल में दिया गया है। फिर है प्राविजन फॉर होल्डिंग ऑफ कैविएट इंटर लॉजिंग, प्राविजन फॉर लॉजिंग ऑफ कैविएट इंटर। कैविएट
दाखिल करने के बारे में प्रावधान किया गया है। सेक्शन 225 भी है, उसमें कहा गया है किसी वाद, अपील, पुनरीक्षण यानी कार्यवाहियों में किसी प्रार्थना पत्र के देने की आशा है, उस प्रार्थना पत्र पर ऑब्जेक्शन करने के अधिकार का दावा करने वाला कोई व्यक्ति या तो पर्सनल रूप से या अपने एडवोकेट के माध्यम से उस संबंध में उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिए जाने की आशा है, रजिस्टर्ड पोस्ट से कैविएट जो है तामील करा सकता है। और आगे और भी इसमें प्रोविजन है। नेक्स्ट इसमें है स्पीडी ट्रायल के लिए प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज रेवेन्यू कमेटी 225C है सेक्शन, और रूल्स 193 है। रेवेन्यू कोड से रिलेटेड सूट्स के रिड्रेसल या ग्रीवांसेज के लिए सहायता प्रदान करने के लिए ग्राम राजस्व समिति गठन करने के प्रावधान किया गया है। अभी गठित हुई है कि नहीं हुई है इसके बारे में नहीं कहा सकता है। नेक्स्ट है प्रावधान फॉर कंसोलिडेशन ऑफ केसेज 225E सेक्शन है। इसमें जो है जहां जो है निर्धारण के लिए सारता समान प्रश्न से युक्त या समान वाद कारण पर आधारित एक से अधिक मामले भिन्न भिन्न न्यायालयों में चल रहे हो, वहां किसी पार्टी द्वारा ऐसे न्यायालय को अप्लाई करने पर जिसके अधीन संबंधित न्यायालय है, एक ही न्यायालय में अंतरित या कंसोलिडेट किए जाएंगे और एक ही निर्णय द्वारा निर्णित किए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि कई वाद कई उसमें चल रहे हैं कोर्ट में, तो उनको एक ही जो है निर्णय से ये वादों की बहुलता को इससे रोका जा सकता है। नेक्स्ट है टाइम बाउंड जो है निस्तारण के बारे में भी प्रावधान किया गया है। जो म्यूटेशन है, सीमांकन है, कागजों की दुरुस्ती है और दूसरे जो है मामले हैं, उनके बारे में टाइम बाउंड जो है प्रावधान करता है रूल 195 कि ये कार्यवाहियां निर्धारित समय में की जाएंगी। या नहीं करता है तो उसे 1995 के अंतर्गत ये उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली है, उसके 1995 के अंतर्गत इसे मिसकंडक्ट माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत देर हो गया, बड़ा हो गया ना।